हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एकेडमी के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सत्यजीत प्रकाश और हम लोग पढ़ रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ये हमारा थर्ड लेक्चर है इंट्रोडक्शन को मिला के। हमने पिछले लेक्चर में जो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन है वो हम लोगों ने शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है और कितने तरीके के सेक्शंस होते हैं, क्या शेप ऑफ सेक्शंस होते हैं, कितने टाइप ऑफ सेक्शन होते हैं, फिर टाइप ऑफ कनेक्शन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। उम्मीद है आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे होंगे। और मैंने आप लोगों को बोला था कि गूगल में जाइएगा और चेक कीजिएगा कि स्टील सेक्शंस कैसे कैसे दिखते हैं एक्चुअल में, और इमेजेस उसके स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं वो सब देखिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि चिमनी है, ट्रांसमिशन टावर्स है, तो वो सब इमेजेस देखिएगा तो आपको विजुअलाइजेशन होगा अच्छा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, मतलब इसका क्या खूबी है और क्या कमी है। ठीक है, देखिए कोई भी स्ट्रक्चर मटेरियल जो आता है, जैसे स्टील आता है, पहले लकड़ी से भी घर बनता था, तो हर का कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है। लेकिन वो पिछले वाले मटेरियल से ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए वो मार्केट में आता है, इसीलिए उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली जो पुराना मटेरियल होता है उससे कुछ अच्छा मिल रहा होता है हमको, तो हम लोग स्टील में या किसी भी मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन को। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टील सेक्शंस आर लाइट इन वेट, देयरफॉर स्टील स्ट्रक्चर्स आर कंपैरेटिवली लाइट इन नेचर। मतलब कि स्टील स्ट्रक्चर बनता है स्टील सेक्शन से। स्टील सेक्शन जो होता है वो कंपैरेटिवली, मतलब उसका अगर तुलना किया जाए बाकी के कंस्ट्रक्शन मटेरियल से, तो वो हल्का होता है। तो इसीलिए पूरा जो स्ट्रक्चर होता है स्टील स्ट्रक्चर वो लाइट होता है, हल्का होता है अपने नेचर में। अपने पूरे वेट ऑफ द स्ट्रक्चर जो होता है वो हल्का होता है। तो क्या होगा अगर वेट हल्का होगा? तो आपने पढ़ा होगा पहले जब फाउंडेशन डिज़ाइन में, तो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो वेट होता है वो फाउंडेशन पे जाता है, और फाउंडेशन से जाता है हमारा ग्राउंड पे। और ग्राउंड पे जब हम फाउंडेशन रखते हैं, जब लोड ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पे सॉइल का जो स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, वो हमको मैटर करता है। वहाँ पे सॉइल का स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर का लोड होगा उतना ज़्यादा हमको सॉइल का स्ट्रेंथ चाहिए होगा। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर का वेट कम होगा तो कम स्ट्रेंथ के सॉइल में भी वो खड़ा हो सकता है। इसका मतलब फाउंडेशन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो ये हमको बेनिफिट मिलता है। तो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है वो फाउंडेशन के लिए वो बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए स्टील स्ट्रक्चर जब लाइट होता है तो वो एक एडवांटेज है हमारे लिए, एक उसका खूबी है जिसके वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस पर यूनिट वेट। स्टील स्ट्रक्चर, इट बोल रहा है स्टील को, स्टील स्ट्रक्चर को, इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? ताकत। ठीक है, ताकत किस चीज़ का? लोड लेने के कैपेसिटी को बोलते हैं ताकत। जितना हम लोड ले सकते हैं उतना ज़्यादा हमारा ताकत होता है। तो हाई स्ट्रेंथ। स्टिफनेस, स्टिफनेस क्या होता है? अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले तो कड़ापन बोलते हैं उसको, कितना कड़ा है। ठीक है, स्टिफनेस जो होता है किसी भी स्ट्रक्चर का वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि जितना स्टिफ होगा सेक्शन उतना ज़्यादा लोड लेगा और बकल नहीं करेगा। आप लोगों ने बकलिंग पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में। बकलिंग जो है उसका कम होगा जितना स्टिफनेस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, स्टिफनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बकलिंग से। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्टिफ होगा उतना स्ट्रेंथ होगा, उतना बकलिंग कम होगा सेक्शन में। तो इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस पर यूनिट वेट। इसको वेट से कंपैरिजन किया है, मतलब कि पर यूनिट वेट मतलब क्या होता है? मतलब 1 किलो, 1 ग्राम, ठीक है, 1 क्विंटल, 1 यूनिट मतलब 1,
तो वेट का कोई भी हम लोग यूनिट लेते हैं, केजी, क्विंटल, टन, तो पर यूनिट वेट मतलब 1 केजी का स्टील का जो सेक्शन है वो जितना उसका स्ट्रेंथ होता है और जो उसका स्टिफनेस होता है वो बाकी के जो स्ट्रक्चर हैं जैसे लकड़ी है या कंक्रीट स्ट्रक्चर है उससे ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग कम वेट में भी ज़्यादा स्ट्रेंथ और ज़्यादा स्टिफनेस अचीव कर पाते हैं, और इसीलिए हमारा जो स्टील स्ट्रक्चर होता है वो हल्का होता है। ठीक है, मतलब कि कम वेट यूज़ करके हम लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो इफ़ेक्टिवली बाकियों के कंपैरिजन में स्ट्रक्चर हमारा हल्का होता है क्योंकि ये रीज़न है, वेट के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। और कंक्रीट में लेंगे तो वेट बहुत ज़्यादा होता है और स्ट्रेंथ उसका कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स आर मच इजियर टू कंस्ट्रक्ट। स्टील स्ट्रक्चर जो होता है कंस्ट्रक्शन करने में ज़्यादा इजी होता है। अब ज़्यादा इजी का मतलब क्या होता है? इजी तो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अगर इसको तुलना करेंगे हम बाकियों से, जैसे अगर हम कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करें, कंक्रीट स्ट्रक्चर में हमको क्या क्या करना पड़ता है भाई? हमको क्या करना पड़ता है? पहले उसका रिइंफोर्समेंट बांधना पड़ता है, जो छड़ होता है वो बांधना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर सेंटरिंग लगाना पड़ता है जिसको हम लोग फॉर्म वर्क बोलते हैं। फिर कंक्रीट को मिक्स करना पड़ता है, सीमेंट, गिट्टी, फिर बालू, फिर पानी, उसको मिक्स करना पड़ता है, फिर उसमें डालना पड़ता है, फिर वाइब्रेटर से वाइब्रेट करना पड़ता है। तो इतना सारा उसमें काम करना पड़ता है जिसके वजह से उसका जो कंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा मेहनत वाला होता है। और ये जो होता है इसमें क्या होता है, सेक्शन लाए हम लोग, उसको जितना लेंथ में चाहिए, अगर बड़ा है तो काट लिए, छोटा है तो जोड़ दिए, खड़ा कर दिए, फाउंडेशन से बोल्ट मारे, ऊपर कनेक्शन किए, दूसरा मेंबर कनेक्शन चालू किए, ख़त्म, जोड़ते चले गए, बनते चला गया। इसमें देखिए क्या इजी है, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है, जो हमारा बीम कॉलम बनने वाला है, वो सेक्शन मार्केट में बना बनाया अवेलेबल है, तो इसीलिए वो ज़्यादा आसान पड़ता है हमको स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, अभी फोर्थ पॉइंट, द स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज हायर फॉर स्टील स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू अदर्स। सेम केस, इजी होता है बनाना, तो उसका जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन करने का जो गति होता है वो हायर होता है, मतलब तेज़ होता है। तेज़ गति से कोई भी स्टील स्ट्रक्चर बनता है इन कंपैरिजन टू अदर, दूसरे स्ट्रक्चर्स के तुलना में। ठीक है, क्यों भाई? इजीली बनता है, इसीलिए जल्दी जल्दी बनता है, तो स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग कम टाइम में स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, स्टील स्ट्रक्चर्स डू नॉट फेल सडनली, दिस इज ड्यू टू डक्टाइल नेचर ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। अब ये पॉइंट समझने वाला है। क्या है, जब आप कंक्रीट को देखते हैं, ठीक है, तो कंक्रीट में आपको पता है कि कंक्रीट जो होता है वो सिर्फ कंप्रेसिव लोड लेता है। ठीक है, जैसे पीसीसी जो हम लोग बोलते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, वो क्या होता है, उसमें छड़ नहीं होता है, छड़ रेनफोर्समेंट जिसको बोलते हैं वो भी स्टील होता है, स्ट्रक्चरल स्टील ही होता है वो भी, तो उसमें नहीं होता है। तो वो क्यों, उसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जो होता है, वो कंक्रीट जो होता है वो सिर्फ कंप्रेसिव लोड लेता है, सिर्फ दबाव, जबकि स्टील जो होता है वो कंप्रेसिव लोड भी लेता है और टेंसाइल लोड, टेंसाइल मतलब खिंचाव। अब कंक्रीट में अगर खिंचाव लोड डालेंगे तो कंक्रीट टूट जाएगा। टेंसाइल लोड अगर आता है उसमें टेंसाइल फोर्स, कंक्रीट का एक सेक्शन लीजिए छोटा सा और उसको खींचिए, वो टूट जाएगा। स्टील का लीजिए, वो नहीं टूटेगा, वो क्या होगा, थोड़ा फैलेगा, पहले फैलेगा। आप लोगों ने ये स्टील का कर्व देखा होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और अगर आप लोगों ने लैब किया होगा तो एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो जाइए गूगल में या यूट्यूब पे जाइए और
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो लैब होता है, जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है, उसको देखिए जाके। उसमें क्या किया जाता है, एक स्टील का रॉड रहता है, उसको ऊपर और नीचे में ऐसा जाम कर दिया जाता है ऐसा, ठीक है। और ये एंड फिक्स रहता है और इस एंड पे हम लोग जब लोड लगाते हैं तो ये इसको खींचता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये रॉड है, इसको ऐसा खींचे, ऐसा खींचते 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 पहले लंबा होता है, पहले लंबा होता है और उसके बाद फाइनली एक जगह पे जाके टूटता है। तो वो जो टूटता है उसको हम लोग अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। जहाँ पे यील्ड चालू होता है और फाइनली जब टूटता है तो वो ब्रेकिंग पॉइंट होता है हमारा, ठीक है। तो स्टील में क्या खासियत है कि वो पहले इलोंगेट होता है, मतलब वो पहले खिंचाव से लंबा होता है, अचानक से नहीं टूटता है। वो ब्रिटल नहीं होता है, वो डक्टाइल होता है। ब्रिटल और डक्टाइल का फ़र्क आप लोग समझते होंगे मेरे ख्याल से, अगर नहीं समझते तो मैं बताता हूँ। ब्रिटल का मतलब होता है जो तुरंत टूटता है, जैसे कांच, शीशा टूटता है, ब्रिटल नेचर होता है। कंक्रीट ब्रिटल नेचर होता है। तो जब हम लोग कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें जो छड़ डालते हैं वो इसीलिए डालते हैं ताकि उसमें जो टेंसाइल लोड लेने का कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। टेंसाइल लोड लेने का कैपेसिटी बढ़ जाए और वो ले पाए। नहीं तो कंक्रीट अगर हम लोग कॉलम तो ठीक है, मान लीजिए कॉलम में कंप्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर बीम और स्लैब बनाएंगे तो उसमें टेंसाइल फोर्स और बेंडिंग फोर्स वगैरह लगता है, तो वो अगर स्टील नहीं रहेगा उसके अंदर तो वो फेल हो जाएगा और गिर जाएगा। ये केस स्टील स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो इसमें और कम होता है, वो तुरंत टूटेगा नहीं। वो अगर उसमें टेंसाइल फोर्स ज़्यादा डेवलप हुआ तो वो पहले इलोंगेट होगा, खींचेगा, बकल करेगा, और बकल कर करके जब आपको मौका देगा इस चीज़ का कि आप वहाँ से निकल सके, ठीक है। तो सेफ़ है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये चीज़ आरसीसी में भी होता है, बट उसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा सेफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सिक्स्थ पॉइंट पे। फॉर्मवर्क इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। मतलब फॉर्मवर्क क्या होता है? सेंटरिंग। सेंटरिंग जो हम लोग बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे हमारे बिहार में जनरली आप देखे होंगे प्लाईवुड या आम के तख्ते से सेंटरिंग बनाया जाता है, आम के लकड़ी से। लेकिन और भी जगह जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बनती हैं वहाँ पे स्टील प्लेट्स, एल्युमिनियम प्लेट्स, एल्यूफॉर्म बोलते हैं। आप जब मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे तो एल्यूफॉर्म टेक्निक आजकल चलता है। एल्यूफॉर्म से एल्युमिनियम फॉर्मवर्क को बोलते हैं एल्यूफॉर्म। तो एल्युमिनियम का शटरिंग बनता है। तो स्टील स्ट्रक्चर जो है उसमें फॉर्मवर्क इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। मतलब फॉर्मवर्क जो है स्टील स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। सिंपल सा बात है। फॉर्मवर्क हम लोग लगाते क्यों हैं? कंक्रीट के लिए लगाते हैं। यहाँ कंक्रीट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टील है। सेक्शन बना हुआ आता है, उसको सीधा सीधा खड़ा करना है। तो फॉर्मवर्क जो है वो लगता ही नहीं है। तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, पैसा बचा वहाँ पे थोड़ा। ये इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट खूबी है, एडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 7th पॉइंट। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग इज मच लोअर इन स्टील स्ट्रक्चर्स। कॉस्ट मतलब खर्च, पैसा। खर्च नहीं, खर्च तो एक्सपेंडिचर को बोलते हैं। कॉस्ट मतलब पैसा। ट्रांसपोर्टेशन का पैसा और हैंडलिंग, हैंडलिंग मतलब मटेरियल को हैंडल करने का जो पैसा है वो स्टील स्ट्रक्चर में बहुत कम लगता है। क्यों कम लगता है? अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम लोग कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का, तो हमको पहले सरिया बांधना पड़ता है, उसके लिए बार बेंडर रहता है अलग से। फिर हमको सेंटरिंग करना पड़ता है, उसके लिए सेंटरिंग वाला आदमी रहता है अलग से, जो फॉर्मवर्क टीम बोलते हैं जिसको। फिर जब
कंक्रीट बनाना होता है तो वो मिक्सचर में सब डाल के मिक्सचर बनाना, या फिर रेडी मिक्स कंक्रीट जो आजकल आता है, बड़े बड़े गाड़ी में देखते होंगे ऐसा ऐसा मिक्सचर घूमते हुए, रेडी मिक्स कंक्रीट आता है, वो लाना, फिर उसको पंपिंग मशीन लाना, पंप करके कंक्रीट को जगह पे पहुंचाना, फिर उसको वाइब्रेट करना, फिर उसको क्योर करना, फिर सेंटरिंग खोलना, फिर आगे बांधना। तो ये सब जो है ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, मतलब कंक्रीट लाना या सीमेंट लाना या गिट्टी लाना, बालू लाना, सब मटेरियल लाना, सेंटरिंग का, वो खर्च इसमें कम होता है। और हैंडलिंग जो मैंने अभी बताया कि कंक्रीट को पंप से पहुंचाना जगह पे, फिर उसको वाइब्रेशन करना, फिर मटेरियल, सेंटरिंग का मटेरियल हैंडल करना, उसको बनाना, तो ये सब इसमें बिल्कुल भी कुछ भी होता नहीं है। इसके वजह से इसका कॉस्ट कम होता है। इसमें क्या होता है, सेक्शन लाया जाता है, उसको लेंथ में अगर जितना लेंथ चाहिए उतना बड़ा सेक्शन है तो उसको ठीक है, नहीं तो कट किया जाता है, नहीं तो जोड़ा जाता है, और उसके बाद खड़ा कर दिया जाता है। सिंपल, ठीक है, समझ रहे? अभी एक चीज़ आपके दिमाग में यह होगा कि भाई सेक्शन कितना बड़ा मिलता है। तो जनरली आपको मैं बताता हूँ, इंडियन मार्केट में 6 मीटर का सेक्शन मिलता है, किसी भी तरह का सेक्शन हो, 6 मीटर का सेक्शन मिलता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट तक जाता है, 18 से 20 फीट तक जाता है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम लेंथ मिलता है। और अगर शीट की बात करें हम लोग, तो शीट 2 फॉर्म में मिलता है। ऐसा मिलेगा आपको मैक्सिमम 8 फीट, और ऐसा लेंथ में आप कितना भी चाहें उतना मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको बहुत बड़ा सेक्शन या शीट चाहिए तो फिर कस्टमाइज़ करके उसको बनवाना, कस्टमाइज मतलब ऑर्डर देना पड़ता है उसको कि हमको ये चाहिए, तो उसका थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो 7 पॉइंट है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये है इसका एडवांटेज। लेकिन किसी भी चीज़ का सिर्फ खूबी नहीं होता है, कुछ इसका डिमेरिट भी है। लेकिन डिमेरिट कम है, इसीलिए मार्केट में आया और चल रहा है, ठीक है। तो डिमेरिट पे हम लोग आते हैं। चलिए, डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। अभी देखिए, आपको पता है ना कि स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग लोहा यूज़ करते हैं। स्टील मतलब लोहा, माइल्ड स्टील, ठीक है। जंग खाता है लोहा, पता है सबको, जो रस्टिंग जिसको बोलते हैं, जिसको कोरोजन बोलते हैं। तो उसी से रिलेट करता है हमारा पहला पॉइंट, स्टील स्ट्रक्चर्स आर प्रोन टू कोरोजन ड्यू टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स। स्टील स्ट्रक्चर जो है वो प्रोन मतलब होता है जिसमें संभावना ज़्यादा है, ठीक है। कोरोजन का संभावना स्टील स्ट्रक्चर में ज़्यादा है, क्यों? ड्यू टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स, मतलब जो क्लाइमेट है हमारा, जो मौसम है, उसके कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनके वजह से स्टील स्ट्रक्चर जो है कोरोजन जिनमें होता है, ठीक है। स्टील फॉर्म्स ऑक्साइड इफ एयर कंटेन्स मॉइस्चर और सॉल्ट्स, इट रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। स्टील जो है ऑक्साइड बनाता है अगर एयर कंटेन्स, मतलब एयर में होता है अगर मॉइस्चर या सॉल्ट का कंटेंट, ठीक है। इट रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। तो आइए समझते हैं इसको हम लोग पहले कैसे। स्टील, आप लोग लोहा को तो जंग खाते हुए देखे ही होंगे हर जगह। आप मतलब अगर बिना पेंट किए हुए लोहा को छोड़ देंगे तो उसमें लाल रंग का रस्टिंग हो जाता है, जंक बोलते हैं इसको। बहुत लोग उसको गंज भी बोलते हैं, गंज खा गया, जंक खा गया, ठीक है। तो ये क्यों होता है? अगर आप जो स्टील है, जो लोहा है, उसको अगर मतलब बिना पेंट, प्रॉपर पेंट या कोटिंग के छोड़ देंगे तो वो क्या होता है कि एयर में जो पानी का ये होता है, जैसे एयर में हम लोग मॉइस्चर होता है, नमी होता है एयर में ना, जैसे बारिश हो गया, ठीक है, या समंदर के किनारे आप देखेंगे तो हवा में बहुत नमी होता है, चिपचिपा रहता है। तो उसके वजह से एयर जो है, एयर में जो वाटर होता है, वो वाटर जो है लोहा के ऊपर जब टच होता है, जब उसके कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड। वो आयरन ऑक्साइड का कलर होता है लाल, और जिसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, रस्ट बोलते हैं उसको, और उस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग।
वो क्या करता है कि लोहा के ऊपर के सतह को जो उसके एयर के कांटेक्ट में है उसको आयरन ऑक्साइड में बदलता है। वो आयरन ऑक्साइड जो होता है टूटता है, फिर अंदर में फिर दूसरे लेयर को बनाता है। ऐसे करते 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 वो सेक्शन को कोरोड कर देता है। कोरोड करता है मतलब जंग खा जाता है, उसको खा जाता है, ठीक है। और जिसके वजह से उस सेक्शन का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ये कोरोजन और भी ज़्यादा होता है अगर उसमें सॉल्ट है प्रेजेंट। मतलब आप जब समंदर के किनारे आप जाएंगे तो उसके जो हवा में ना सिर्फ मॉइस्चर नहीं होता है उसके, क्योंकि समंदर का पानी होता है खारा, उसमें होता है नमक। नमक मतलब सिर्फ वो खाने वाला नमक नहीं, सॉल्ट मतलब बहुत तरीके का सॉल्ट होता है, ठीक है। केमिकल कंपाउंड जिसको सॉल्ट बोलते हैं वो बहुत सारा उसमें रहता है, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, बहुत सारा चीज़ रहता है, ठीक है। तो वो जो है अगर आयरन के साथ मिलता है तो वो कोरोजन और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा ख़तरनाक कोरोजन करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो स्टील स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और कई जगहों पे तो ये भी देखा गया कि बहुत कोटिंग अच्छा करने के बावजूद भी थोड़ा कोरोजन आ जाता है। तो इसके वजह से वो जो लाइफ होता है, इट रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब वो उस स्ट्रक्चर का जो लाइफ है उसको कम कर देता है, मतलब वो बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाता है। फिर भी प्रिकॉशंस लेके हम लोग स्ट्रक्चर को का लाइफ मेंटेन कर सकते हैं, बट कंक्रीट के कंपैरिजन में उसका लाइफ थोड़ा कम माना गया है, ठीक है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा कमी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इट हैज़ हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टील स्ट्रक्चर का जो इनिशियल कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन का वो बहुत ज़्यादा होता है। अब ये इनिशियल कॉस्ट क्या है? इनिशियल कॉस्ट से क्या समझते हैं हम लोग? देखिए, जैसे कहीं भी कंस्ट्रक्शन आपको करना है स्टील स्ट्रक्चर का, तो उसको करने से पहले जो हमको अरेंजमेंट करना है वो थोड़ा खर्चीला है, वो थोड़ा महंगा है। क्यों? क्योंकि जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं स्टील स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि लिफ्टिंग शिफ्टिंग का मटेरियल, हैवी सेक्शंस होते हैं, कंपैरेटिवली आदमी उठा नहीं सकता है। 20-20 फीट का सेक्शन होता है। मान लीजिए हम एक आई बीम यूज़ कर रहे हैं तो उसको उठा के जगह पे रखने के लिए हमको क्रेन का मदद लगता है अगर बहुत बड़ा सेक्शन है तो। फिर उसको कट करने के लिए जो मशीन आता है वो महंगा होता है। फिर वेल्डिंग करने या रिवेटिंग करने का जो मशीन आता है, जो जिससे हम लोग कनेक्शन बनाते हैं, वो महंगा आता है, ठीक है। और इरेक्शन करने के लिए फिर हमको क्रेन वगैरह की ज़रूरत पड़ता है। तो ये जो इनिशियल कॉस्टिंग है ना वो महंगा होता है। इनिशियल कॉस्टिंग महंगा होता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन जब हम लोग देखेंगे तो वो सारा मशीन हमारा यूज़ होता है कंटिन्यूसली, और उसके वजह से जो स्पीड, टाइम और या सेंटरिंग वेंटरिंग जो मैंने बताया वो सब में जो कॉस्ट बचता है, तो ओवरऑल कॉस्ट जो है स्टील स्ट्रक्चर का कम ही रहता है, बट इनिशियल कॉस्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो ज़्यादा रहता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इनिशियल कॉस्ट इंक्लूड्स इक्विपमेंट फॉर लिफ्टिंग, शिफ्टिंग, कनेक्शंस एंड फिनिशिंग। तो स्टार्टिंग का जो कॉस्ट है जिसको इनिशियल कॉस्ट बोलते हैं, उसमें इक्विपमेंट का कॉस्ट बेसिकली आता है, लिफ्टिंग, शिफ्टिंग, कनेक्शन एंड फिनिशिंग का। फिनिशिंग में क्या होता है, जब वेल्डिंग हम लोग कर देते हैं तो ग्राइंडर लगता है, तो ग्राइंडर व्हील बहुत खर्च होता है उसमें फिनिशिंग करने के लिए। फिर इसका जो वेल्डिंग का जो मशीन आता है, जैसे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग बोलते हैं, आर्गन वेल्डिंग बोलते हैं, बहुत तरीका, गैस वेल्डिंग है, अलग अलग तरीके का वेल्डिंग मशीन आता है, तो वो सब थोड़ा महंगा आता है। बट ओवरऑल जो है वो पूरा कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर हम उसको यूज़ करते हैं और उसका कॉस्ट निकालेंगे तो वो सस्ता ही गिरता है, बट इनिशियल कॉस्ट महंगा होता है। तो ये एक उसका एक खामी है, एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स हाई स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड लाइक वेल्डर, ग्राइंडर एक्सेट्रा। स्टील स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में हमको जो लेबर लगता है, अभी जैसे आपने अगर कहीं बिल्डिंग देखा होगा बनते हुए आरसीसी का, तो वहाँ पे देखिएगा आप कि राजमिस्त्री है जो ज़मीन जो दीवार जोड़ रहा है, या
एक मिस्त्री है जो वाइब्रेटर पकड़े हुए है, तो उसमें क्या होता है, स्किल्ड लेबर कम लगता है। ज़्यादा लोग जो है सामान लाने ले जाने वाले, जिसको हम लोग ये बोलते हैं बेलदार जैसे बोलते हैं ना, तो बेलदारी वाले लोग ज़्यादा लगते हैं। सामान को उठाना, मसाला उठाना, लाना जाना, या कॉम्पैक्टर पकड़ना, ये सब काम ज़्यादा है। स्किल्ड लेबर जो है वो सेंटरिंग एक बार स्किल्ड लेबर कर दिया तो एक आदमी भी खड़ा है तो कास्टिंग हो रहा है। यहाँ पे जो है हर कदम कदम पे, हर स्टेप पे आपको स्किल्ड लेबर मतलब कारीगर, अच्छे कारीगर जिसमें गुणी, स्किल्ड मतलब होता है बहुत सारा जिसमें गुण होता है, आपको जगह जगह पे स्किल्ड लेबर जो है आपको लगेगा। वेल्डर हो गया या ग्राइंडर जो फिनिशिंग करता है ग्राइंडिंग मशीन से, वो लोग जो हैं ज़्यादा लगेंगे। यहाँ पे स्किलफुल काम ज़्यादा है स्टील स्ट्रक्चर में। उठा के लाने वाले लोग तो क्रेन वैन से उठा के ला दिए, लेकिन वेल्डिंग करना, उसको अलाइनमेंट में ऐसा एकदम लंबा गिरा के एकदम अलाइनमेंट में वेल्डिंग करना, सही वेल्डिंग करना। जब हम लोग कनेक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेल्डिंग कितना इम्पोर्टेंट है, या रिविट, होल मार के रिविट बनाना, नट कसना, ये सब कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे किया जाता है, उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे साइट पे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उसके लिए जो लेबर लगते हैं वो थोड़ा महंगे होते हैं कंपैरिजन करें अगर कंक्रीट स्ट्रक्चर से। लेकिन कंक्रीट स्ट्रक्चर में लेबर भले सस्ते होते हैं लेकिन लेबर ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पे लेबर महंगे होते हैं लेकिन कम लगते हैं, लेकिन फिर भी इसको एक डिसएडवांटेज माना गया है कि भाई उसको हाई स्किल्ड लेबर लगता है। तो हाई स्किल्ड लेबर मतलब ज़्यादा पैसा वाला लेबर। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कमी है, ठीक है। अभी आते हैं फोर्थ पॉइंट, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स हैव लेसर कंट्रोल ओवर शेप और साइज ऑफ सेक्शंस। मतलब कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर आप समझते हैं क्या होता है? कोई भी बिल्डिंग में जब बनता है तो उसको पहले स्ट्रक्चर को पहले आर्किटेक्ट बताता है कि ऐसे ऐसे बनना है। आर्किटेक्ट जो है उसका पूरा लेआउट बनाता है। उस लेआउट को किस किस बीम, कॉलम, किस सेक्शन को यूज़ करना है वहाँ पे, उसको यूज़ करके डिज़ाइनर जो है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर जो है, वो पूरे बिल्डिंग को एक सॉफ्टवेयर में, जैसे स्टैड वगैरह आप लोग सुने होंगे, ऑटोकैड, स्टैड, तो उसमें वो पूरा उसका मॉडलिंग करता है। मॉडल करके वो चेक करता है कि वो पूरा जो बिल्डिंग है वो अपना लोड, या फिर जो विंड लोड है, अर्थक्वेक का लोड है, या उस पर जो आदमी रहने वाले, सामान रहने वाला, उसका लोड जो है वो उस पर वो ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। तो उस बंदे को बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर। तो वो होता है सिविल इंजीनियर, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर जो है या आर्किटेक्ट जो है हैव लेसर कंट्रोल ओवर शेप एंड साइज ऑफ सेक्शन। उनका जो शेप और साइज़, जो सेक्शन का शेप और साइज़ होता है, उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल कम होता है। कंट्रोल कम मतलब कि वो अपने मन से कुछ भी तरीके का सेक्शन नहीं बना सकते। जो मार्केट में अवेलेबल है, जो मार्केट में मिल रहा है, या जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से जो जिंदाल हो या टाटा हो या ये लोग जो जैसा बना रहे हैं, आपको उन्हीं सेक्शंस को यूज़ करके स्ट्रक्चर को बनाना है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा उसमें लिमिटेशन रहता है कि आप कम, मतलब उसी में से चूज़ करके बनाइए। अभी कंक्रीट में क्या होता है, उनको जैसा शेप, हेक्सागोनल, ये वो, मतलब अपने आर्किटेक्चरल ब्यूटी को बढ़ाने के लिए कैसा भी यूज़ करते हैं। इसमें थोड़ा सा वो चॉइस कम रहता है। लेकिन हाउएवर दिस इज़ नॉट अ लिमिटेशन एनी मोर। अब ये लिमिटेशन में काउंट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ सेक्शंस इन मार्केट। मार्केट में आज के डेट में स्टील स्ट्रक्चर्स के फील्ड में इतना ज़्यादा सेक्शंस अवेलेबल है, कंपनीज जो है इतना ज़्यादा सेक्शन बना रही हैं, इतने तरीके का सेक्शन बना रही हैं कि अब इसको लिमिटेशन नहीं मानते हैं। जिसको जो चाहिए, जिस तरीके का सेक्शन, वो मार्केट में अवेलेबल है। और किसी को अगर बहुत ज़्यादा टिपिकल चॉइस भी होता है कि नहीं हमको ऐसा ही चाहिए, तो वो बनवा सकता है।
थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगता है। तो इसको वैसे तो लिमिटेशन में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में आएगा तो इसको आपको लिखना है कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड आर्किटेक्ट्स हैव लेसर कंट्रोल ओवर शेप एंड साइज ऑफ सेक्शंस। तो ये क्योंकि शुरुआत से ये लिमिटेशन चलता आ रहा है तो आंसर में लिखना है, बट प्रैक्टिकली ये उतना ज़्यादा लिमिटेशन अब नहीं रहा है क्योंकि मार्केट में बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी आपको ये पूरा जो मैंने बताया है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसको पूरे अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। सारा पॉइंट मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, क्यों है, क्या है, कैसे है। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी क्या है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली इसका डिसएडवांटेज कम है, एडवांटेज ज़्यादा है, इसीलिए स्टील स्ट्रक्चर यूज़ होता है। अब फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टील स्ट्रक्चर का अगर कंपैरिजन करें हम लोग कंक्रीट के स्ट्रक्चर से तो दोनों में से क्या अच्छा है, क्या मतलब किस बेसिस पे कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा है। क्योंकि हम लोग क्यों सेलेक्ट करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे कि हम चलो यहाँ स्टील स्ट्रक्चर बनाएं कि यहाँ कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाएं, हम क्यों स्टील का बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। एडवांटेज तो समझ में आ गया, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है कंक्रीट स्ट्रक्चर से, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फटाफट इसको नोट कर लीजिए और हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।